डियर स्टूडेंट, बैटरी अर्थशास्त्र के जो वन शॉट वीडियो चल रहा है ना, उसका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उत्पादक यानी कि फर्म बोल सकते हैं, विक्रेता बोल सकते हैं का सिद्धांत की अब हम पढ़ेंगे एक विक्रेता का व्यवहार कैसा होता है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था उपभोक्ता का व्यवहार कि उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है, और यहाँ पढ़ेंगे उत्पादक का व्यवहार। देखिए, एक उपभोक्ता हमेशा चाहता है कि वो जितना व्यय करेगा बदले में संतुष्टि ज़्यादा मिले। वहाँ पर मैं उपभोक्ता संतुलन को पढ़ाता और मांग पढ़ाता है, जबकि उत्पादक उसके ठीक विपरीत बिहेव करता है। एक उत्पादक हमेशा लाभ के लिए काम करता है, हमेशा लाभ के लिए व्यवहार करता है, लाभ के लिए उत्पादन करता है। तो वो हमेशा चाहता है कि वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचा जाए। बेचने से प्राप्त हुआ जो आगम आएगा, जो आय आएगी, उसमें से लागत को घटा देगा तो लाभ की प्राप्ति होगी। वो हमेशा लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। तो यहाँ पर हमें पूर्ति पढ़ना है और उत्पादक के संतुलन का पढ़ना है और आगम के बारे में पढ़ना है। 3 चीज़ें हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहले आप शुरुआत पढ़ेंगे कि किसके बारे में? आगम के बारे में। आगम क्या होता है? आगम मतलब रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इसको हम संप्राप्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्राप्ति। मतलब आगम का मतलब होता है बिक्री। जो आपने बेचा, जो आपने उत्पादन किया, उत्पादन करने से के बाद आपने जो बेचा, बेचने से जो आय की प्राप्ति हुई है। कोई भी कमोडिटी को मार्केट में बेचना पड़ेगा और बेचने के लिए वस्तु की क्या होती है? एक निश्चित कीमत होती है। किसी वस्तु को उसकी विभिन्न कीमतों पर बेचकर जो भी पैसा आप अर्न करेंगे, जो भी आप प्राप्त करेंगे, उसी को हम आगम कहते हैं, यानी कि रेवेन्यू बोलते हैं। इसका मतलब होता है आगम का अभिप्राय उस विक्रय राशि से है जिसे फर्म अपने उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। मतलब बिक्री, उत्पादन की मात्रा को बेच के जो भी प्राप्त हुआ वही आगम है। तो और ये आगम इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक उत्पादक हमेशा किसके लिए काम करता है? लाभ के लिए। और लाभ की प्राप्ति तभी होती है जब आपने किसी सामान को जितने में बेचा और उस सामान को उसको कितने में प्रोड्यूस किया। इससे पहले अपने लागत पढ़ा था। तो आगम में से लागत को घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं लाभ। और प्रत्येक उत्पादक लाभ के लिए ही कार्य करता है, लाभ के लिए ही उत्पादन करता है और लाभ के लिए ही वस्तु को विक्रय करता है। तो यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य ही होता है फर्म का लाभ अधिकतम करना। ठीक है। तो यहाँ पर बात होती है आगम। जब आगम के बारे में पढ़ते हैं तो आगम की कुछ प्रमुख धारणाएं हैं। जब आगम की धारणाओं की बात करते हैं तो 3 है। कुल आगम, जिसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, और शॉर्टकट में लिखा जाता है इसको क्या चीज़? TR। सीमांत आगम शॉर्टकट में बोला जाता है इसको MR, और औसत आगम शॉर्टकट में बोलते हैं इसको क्या चीज़? AR। अब इन तीनों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते कुल आगम के बारे में। कुल आगम किसे कहते हैं? तो जानिए, कुल आगम का कुल का मतलब टोटल। आपके पास बिक्री के लिए जितने भी उत्पाद उपलब्ध है, मतलब किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयां हैं, तो जब बेचेंगे तो जितनी भी इकाइयां हैं सबको बेचने से जो भी बेचकर मिला, मतलब हमारे पास उपलब्ध सभी इकाइयां, सभी वस्तु की इकाइयों को बेचने से जो भी प्राप्ति होती है उसको हम बोलते हैं कुल आगम। मतलब सभी इकाइयों से बेच के मिल गया। तो डोले ने कहा कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त बिक्री राशि और प्राप्तियों या आगम का जोड़ होता है। यूँ कहें कि जितने भी हमारे पास कुल बिक्री होती है उसकी राशि को बोलते हैं। और कुल आगम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास बेचने के लिए जितनी भी इकाइयाँ हैं उसको उसकी मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब बिक्री की इकाई बल्कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत। जैसे फॉर एग्जांपल एक वस्तु का मूल्य कितना रुपए है? 10 रुपये है, और बेचने के लिए हमारे पास 500 इकाइयाँ हैं। तो 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 500 वस्तुओं को बेचा तो हमारे पास कुल आगम कितना हो गया? 10 रुपये मल्टीप्लाई में 500 इकाइयाँ, यानी कि 5 दम 5000 रुपये हमें प्राप्त हुआ। इसी को बोलेंगे क्या चीज़? कुल आगम। कि सभी इकाइयों को बेच के हमें 5000 रुपये की प्राप्ति हुई। दूसरा पॉइंट है सीमांत आगम। देखिए, जब हम इकाइयों को बेचते हैं, पहले एक बेचते हैं फिर एक और, तो बिक्री की अतिरिक्त इकाई, एक ज़्यादा या कम इकाई को बेच के जो भी आगम की हमें प्राप्ति होती है, यानी कि कुल आगम में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। मतलब एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो भी अतिरिक्त आगम की प्राप्त होती है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत आगम हमेशा कुल आगम की परिवर्तन की दर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ये इकाइयाँ 1 2 3 4, ठीक है, और ये हमारा कुल आगम। पहले बेचा हमने 30 रुपये मिला, दूसरों को बेचा हमने जो है 70 रुपये मिला, तीसरे को बेचा 100 रुपये मिला,
चौथे को बेचा तो हमें 120 रुपये मिला। तो इस प्रकार से हर एक से अलग अलग कितना मिला हमें ये निकालेंगे, तो हमें निकालना है सीमांत आगम। तो पहले वाले को बेचा 30 रुपये मिले और दूसरे वाले को मिला तो मिले कितना मिला 40, क्योंकि ये 70 रुपये दोनों का योग होता है। तो खाली दूसरे वाले से कितना मिला 70 में से 30 को माइनस करेंगे, फार्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि जिस इकाई का हमें सीमांत आगम निकालना है उस इकाई के कुल आगम में से ठीक पहले वाले को माइनस करते हुए चलना है। तो यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 20, ये होता है हमारा सीमांत आगम, जो कि अतिरिक्त मात्रा को, अतिरिक्त राशि को बताता है। तीसरा पॉइंट है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? औसत आगम से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त राशि होती है। औसत जितनी भी इकाइयां हमने बेची हैं सभी इकाइयों को बिक्री की मात्रा से हम भाग कर देंगे, भाग करके जो भी प्राप्त होगा उसको औसत आगम। औसत का मतलब लिखते कुल बटे संख्या, मतलब औसत आगम को कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग करेंगे तो जो भी, और यही हमारा औसत आगम ही है जो वस्तु की प्रति इकाई के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल ये वस्तु की इकाइयाँ हो गई 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा कुल आगम हो गया, ठीक है, ये हो गया 30 70 90 120। तो यहाँ पर हमें कुल औसत आगम निकालना है। तो औसत आगम के लिए हमें क्या करना है, कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग कर देना है। तो 30 को 1 से भाग करेंगे 30 आएगा, 70 को 2 से भाग करेंगे 35 आएगा, 90 को 3 से भाग कर देंगे तो ये 30 आएगा, और 120 को 4 से भाग करेंगे 30 आएगा। तो क्वांटिटी से जो है हम कुल आगम को भाग करेंगे तो जो प्राप्त होगा उसी को औसत आगम कहेंगे। और औसत आगम ही वास्तव में वस्तु की प्रति इकाई कीमत है, कि बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के बराबर आएगा। तो किसी भी फर्म का जो औसत आगम है यानी कि औसत आय है हमेशा उस वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित करती है। तो ऐसे में औसत आगम को ही मांग वक्र क्यों कहते हैं? क्वेश्चन बनता है कि भाई जो औसत आगम है वही मांग वक्र है। देखिए नॉर्मली है, एक उत्पादक किसी भी वस्तु को जिस कीमत पर बेचता है, कीमत पर बेचता है, तो उसी कीमत पर कौन? ग्राहक खरीदता है, यानी कि ग्राहक ने जो खरीदा वो ग्राहक के लिए क्या हो गया? मांग हो गया। और वो दुकानदार ने जो बेचा उसके लिए वो आगम हो गया। तो इसका जो मांग और इसका जो आगम होता है दोनों ही आपस में बराबर होता है, इसलिए औसत आगम को मांग वक्र के नाम से जानते हैं। मतलब विक्रेता को वही राशि की प्राप्ति होती है जो एक क्रेता भुगतान करता है, मतलब एक उपभोक्ता भुगतान करता है। जब दोनों ही आपस में बराबर होता है तो आगम वक्र और मांग वक्र दोनों ही एक साथ बन जाता है, एक जैसा बन जाता है। इसलिए आगम वक्र को ही हम क्या बोलते हैं? मांग वक्र के नाम से जानते हैं। अब अलग अलग बाजार होता है, अलग अलग बाजार में अलग अलग प्रकार से मांग वक्र बनता है। पहला बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर असंख्य क्रेता होते हैं, असंख्य विक्रेता होते हैं। किसी एक के आने या जाने से इस बाजार पर, इस कीमत पर, इस आगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत पहले से फिक्स होती है जो कि बाजार द्वारा तय किया जाता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जब वस्तु की कीमत पहले से फिक्स होता है तो यहाँ पर वस्तु की कीमत ना बढ़ता है ना घटता है। ऐसे में औसत आगम और सीमांत आगम इस बाजार में हमेशा एक समान बना रहता है। जब एक समान बना रहता है तो कहते हैं कि बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से इस बाजार में जब आगम वक्र की बात करते हैं तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के क्या होगा? सीधे होगा। एक्स एक्सिस के बिल्कुल सीध में होगा, जहाँ पर AR और MR आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और यही वस्तु की क्या होती है? कीमत होती है। देखिए, क्योंकि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20-20 रुपये है, कुल आगम हो गया 20-40 है, क्योंकि कुल आगम बराबर वस्तु की कीमत दोनों को गुणा कर देंगे, ये प्राप्त हो गया। और औसत सीमांत आगम देखिए 20 प्राप्त हो। इसका मतलब यहाँ पर औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनता हुआ चला जाता है। एकाधिकार में, क्योंकि एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, वस्तु की कीमत के निर्धारण में उसका पूरा का पूरा हाथ होता है, वो अपने हिसाब से वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। लेकिन एकाधिकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप कीमत तो बढ़ा सकते हो लेकिन वस्तु को बेचोगे कैसे? क्योंकि वस्तु को तो खरीदेगा
उपभोक्ता, अब कीमत आप ज़्यादा करोगे, उसको लगता है कीमत ज़्यादा है, वो खरीदेगा नहीं। ऐसे में कीमत बढ़ाता जाना आपके हाथ में, लेकिन बढ़े हुई कीमत पर अधिक मात्रा बेच लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता हमेशा कम कीमत पर ज़्यादा सामान खरीदना चाहता है। तो अब कीमत बढ़ाओगे, बिक्री की मात्रा घटती चली जाएगी, कीमत कम करोगे तो बिक्री की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में एकाधिकार में जो औसत आगम और सीमांत आगम वक्र है, ये ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से गिरता हुआ होता है, क्योंकि कम कीमत पर अधिक मात्रा बेची जा सकती है। अब कीमत बढ़ाते चले जाओगे तो ऐसे में धीरे धीरे औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही कम होते चले जाते हैं। देखिए बिक्री की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, कुल आगम एक टाइम तक बढ़ता है, एक समय ऐसा होता है सीमांत आगम शून्य हो जाता है, उस समय कुल आगम सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ही सीमांत आगम माइनस में जाता है, कुल आगम में कमी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन औसत आगम कभी कम नहीं होता, क्योंकि औसत आगम ही वस्तु की कीमत होती है और कीमत कभी भी माइनस में या शून्य नहीं हो सकती। शून्य का मतलब होता है फ्री हो गया, माइनस का मतलब आपने जेब से पे कर, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सीमांत औसत आगम कभी माइनस में नहीं जाता है, देन सीमांत आगम जरूर जा सकता है। दूसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र क्या होता है। जैसा एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, एकाधिकार में उससे ज़्यादा विक्रेता होते हैं, लेकिन एकाधिकार में कई जो भी विक्रेता होते हैं उन सबके बीच में थोड़ा अंतर पाया जाता है, प्रतियोगिता पाई जाती हैं, वस्तुओं में कीमत में थोड़ा विभेद पाया जाता है। तो ऐसे में इस बाज़ार में भी जो औसत आगम है और सीमांत आगम है, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। नेक्स्ट है कुल आगम और सीमांत आगम में संबंध स्पष्ट कीजिए। अगर हम कुल आगम और सीमांत आगम के बीच में संबंध की स्पष्ट करते हैं, ध्यान में रखना दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात तो है सीमांत आगम की गणना कुल आगम से ही होती है और कुल आगम की गणना भी सीमांत आगम को आपस में जोड़ के किया जाता है। तो पहला तो संबंध ही आ गया, दोनों की गणना एक दूसरे से होती है। पॉइंट नंबर 2, सीमांत आगम वह दर है जिस पर कुल आगम में वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे सीमांत आगम बढ़ता है, जैसे सीमांत आगम मान लो बढ़ रहा हो तो ये तेजी से बढ़ता हुआ है, ठीक है। जब MR घट रहा होता है और धनात्मक होता है, उस पॉइंट पर ये बढ़ता तो है लेकिन बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। जैसे ही सीमांत आगम शून्य पे आ जाता है, कुल आगम सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक है। और जैसे ही सीमांत आगम हमारा नेगेटिव हो जाता है, माइनस में आ जाता है, कुल आगम उस टाइम क्या होता है? घटने लग जाता है। ये बीच में 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना। मतलब MR जब ऋणात्मक होता है उस टाइम जो कुल आगम है वो घटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चलो हमने समझ लिया फर्म ने किस, अब एक फर्म का संतुलन कब होता है। उत्पादक वह आर्थिक एजेंट होता है जो वस्तुओं का निर्माण करता है, वस्तुओं को बेचता है, लाभ के लिए साधनों को एकत्रित करता है, फिर उसके बाद उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। और प्रत्येक उत्पादक का एक ही लक्ष्य होता है, लाभ। और लाभ की प्राप्ति के लिए उसको कुल आगम में से कुल लागत को घटाना होता है। और जिस बिंदु पर कुल लाभ उसका अधिकतम होता है, उसी बिंदु पर एक उत्पादक का संतुलन निर्धारित होता है, क्योंकि उत्पादक लाभ के लिए ही कार्य करता है। तो ऐसे में हम ये समझ लेते हैं कि एक फर्म का, एक उत्पादक का, एक विक्रेता का संतुलन किस बिंदु पर होता है। उस बिंदु पर होता है जहाँ पर एक विक्रेता का आय सबसे ज़्यादा होता है और उसी बिंदु पर उसकी जो हानियाँ हैं, उसके जो लॉस होते हैं कम से कम होते हैं। मतलब लाभ ज़्यादा और लागत कम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है जब बढ़ता चला जाता है, उस बिंदु पर उत्पादक उस बिंदु से विचलित नहीं आ जाता। क्योंकि संतुलन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट हमें वहाँ पर बने रहना है, यहाँ पर हानि की गुंजाइश नहीं होती है, लाभ सर्वाधिक होता है। मैक्रोन ने कहा अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उस मात्रा का उत्पादन करता है जिस पर उसको लाभ अधिकतम होता है और उसकी हानियाँ यानी कि उसके लॉस क्या होते हैं, कम से कम होते हैं, न्यूनतम होते हैं। अब बात करते हैं उत्पादक संतुलन की गणना कैसे की जाती है। उत्पादक संतुलन को पता करने के लिए 2 रीतियाँ हैं। एक तो कुल आगम और कुल लागत रीति, TR और TC के माध्यम से। दूसरा सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति। पहली रीति की बात करते हैं, कुल आगम और कुल लागत रीति। कुल आगम और कुल लागत सिंपल शब्दों में समझिए। इस रीति के अंतर्गत कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर ज्ञात किया जाता है।
जिस बिंदु पर कुल आगम और कुल लागत का अंतर सबसे ज़्यादा होता है उस बिंदु, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा होता है दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर आएगा, उसके बाद अंतर घटता हुआ चला जाएगा। तो जिस बिंदु पर लाभ सबसे अधिक होगा, यानी कि अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि अलग अलग स्तरों पर टीआर और टीसी के बीच के अंतर ज्ञात किया जाता है, और जिस बिंदु पर दोनों के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा होता है उसी बिंदु को उत्पादक के संतुलन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए लाभ की गणना की जाती है। उत्पादन के हर एक स्तर पे एक उत्पादक को कितना लाभ प्राप्त होता है इसकी गणना की जाती है। जब गणना की जाती है तो आगम वक्र और लागत वक्र बनाया जाता है। जब आगम वक्र और लागत वक्र बनाया जाता है तो ऐसे में क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो आगम होता है बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ चला जाता है, इस तरह से एकदम सीधा। लेकिन उत्पादन के साथ साथ लागत कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती हैं। तो ये जो लागत है इस तरह से कम ज़्यादा, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर आगम और लागत के बीच के सबसे ज़्यादा अंतर नज़र आता है उसी बिंदु पर कि जो एफ है, यहाँ पर कौन सा है, EF बिंदु, उस EF पर एक उत्पादक के बीच में अधिकतम लाभ शो हो रहा है। देखिए इस ग्राफ के अनुसार, तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दैट इज उत्पादक का संतुलन, क्योंकि यहीं पर हमारा उत्पादक जो है संतुलन की स्थिति में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया पूर्ण, ये तो हो गया कुल आगम और कुल लागत। लेकिन वहीं पर सीमांत आगम सीमांत लागत के माध्यम से भी, यानी कि MR और MC के द्वारा भी उत्पादक, ये थोड़ा आसान है। यहाँ पर एक उत्पादक के अगर संतुलन की बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर सीमांत आगम और कुल आगम, सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि जो सीमांत लागत वक्र होता है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, इस बिंदु पर भी, यहाँ पर भी MR और MC आपस में बराबर है, और इस बिंदु पर भी MR और MC आपस में बराबर है। लेकिन इस बिंदु में लागत पहले ज़्यादा था, अब इस बिंदु के बाद लागत में कमी आ रही है, यानी कि एक अभी भी लागत हम कम कर सकते हैं। लेकिन इस बिंदु के बाद लागत बढ़ती हुई चली जाती है, लेकिन हमें लागत ज़्यादा नहीं करना है, हमें यहीं पर उत्पादन को बंद करना है। तो बिंदु E जो होता है ना, एक उत्पादक के लिए संतुलन का बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर लागत चढ़ता हुआ होता है। तो एक ऐसा बिंदु जहाँ पर दोनों बराबर हो, तो यहाँ पर M और E दोनों पर बराबर हो, लेकिन M पर लागत कम हो रहा है और E पर लागत बढ़ रहा है, तो ऐसे में E बिंदु संतुलन में होता है, क्योंकि लागत चढ़ता हुआ होना चाहिए। एक ऐसा बिंदु जहाँ पर आगम कम और लागत बढ़ने लग जाए, तो उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक का संतुलन बिंदु बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही शर्तें एक साथ पूर्ण हो रही है। तो ये होता है उत्पादक के संतुलन का बिंदु। संतुलन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्ति, क्योंकि एक विक्रेता आगम की प्राप्ति तभी कर सकता है, आय की प्राप्ति तभी कर सकता है जो माल को बेचे। तो किस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितने भी मात्रा वो बेचता है और या बेचने के तैयार रहता है, उसी को हम पूर्ति कहते हैं। प्रत्येक विक्रेता चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर वस्तु की मात्रा को बेचा जा सके। तो वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जो भी मात्रा वो बेचने के लिए तैयार रहता है या बेचता है, उसी को हम वस्तु की पूर्ति कहते हैं। प्रोफेसर थॉमस ने इसको एक्सप्लेन किया, वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कीमत बदलती चली जाएंगी तो पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन होता चला जाता है, क्योंकि कीमतों में परिवर्तन से विक्रेता भी अपनी मात्रा, कम कीमत पर वो कम मात्रा बेचना चाहता है और ज़्यादा कीमत पर वो ज़्यादा मात्रा बेचना चाहता है। तो क्योंकि बाजार की बात होती है, जब पूर्ति की बात हो रही है तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत पूर्ति और एक बाजार पूर्ति। एक व्यक्तिगत पूर्ति का मतलब होता है एक बाजार में केवल एक ही विक्रेता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा को बेचने के लिए तैयार होता है। इस यहाँ पर हम एक ही विक्रेता की बात करते हैं। हालांकि बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन एक निश्चित समय में एक निश्चित विक्रेता के द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जितनी भी मात्रा वो बेचने के लिए तैयार होता है, उस मात्रा को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। जबकि बाजार में उपलब्ध जितने भी विक्रेता है, सभी उपस्थित फर्म या सभी उपस्थित विक्रेता के द्वारा वस्तु की
अलग अलग कीमतों पर जितनी मात्रा सभी लोग बेचने के लिए तैयार करते हैं उनका कुल योग होता है बाजार पूर्ति। बाजार पूर्ति सीधा बताता है बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं की पूर्ति, और व्यक्तिगत का मतलब होता है केवल एक विक्रेता भी। पूर्ति तालिका, जाहिर सी बात है पूर्ति में वस्तु की कीमत निहित होती है, तो पूर्ति तालिका मतलब होता है बाजार की विभिन्न कीमतों पर, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी बेची जाने वाली मात्रा को जब तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, फिर एक तरफ कीमत और एक तरफ वस्तु की मात्रा। तो ऐसे में क्योंकि पूर्ति दो प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की पूर्ति को जब तालिका के रूप में प्रदर्शित करेंगे दो प्रकार की तालिका बनती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका में एक ही विक्रेता की पूर्ति को दर्शाया जाता है कि एक विक्रेता वस्तु की अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा बेचना है। जैसे वस्तु की कीमत 2 थी, वो 10 इकाई बेचता है। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जा रही है, पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जा रही है। वस्तु की कीमत 2 है तो 10 इकाई, वस्तु की कीमत 10 है तो 50 इकाई, मतलब कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि हो चली जाएगी। वहीं पर बाजार में उपस्थित सभी फर्में, जितने भी विक्रेता है, सभी लोग मिलकर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो भी कुल मात्रा बेचने को तैयार होते हैं, उन कुल मात्रा को जब एक वक्र में तालिका में दर्शाया जाता है। मान लेते हैं बाजार में 2 विक्रेता है, विक्रेता ए और विक्रेता बी, दोनों ने अलग अलग मात्रा को बेचा, दोनों की मात्रा को योग किया और योग करके जो भी मात्रा हमारे सामने आए उस मात्रा को हम क्या बोलते हैं, बाजार पूर्ति कहते हैं। तो बाजार पूर्ति को जिस तालिका में दर्शाया जाता है उसी को बाजार पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर पूर्ति तालिका तो बन गया, तालिका को चित्रों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पूर्ति वक्र, यानी कि तालिका को वक्र के रूप में प्रस्तुत करना। क्योंकि तालिका 2 प्रकार की बनती हैं तो पूर्ति वक्र भी 2 प्रकार की बनेगी, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। जब हम व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को वक्र के रूप में दर्शाएंगे तो जो वक्र बन के तैयार होगा उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं, जहां पर हम यहां पर लेंगे वस्तु की कीमत और यह है वस्तु की पूर्ति की मात्रा। कीमत है हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 और योग गया 10। भाई पूर्ति की मात्रा कितनी है, 10, 20, 30, 40 और योग गया 50। और इन सभी पर हम जब पूर्ति की मात्रा दिखाएंगे, जब वस्तु की कीमत 2 थी तो बेची जा रही थी 20 यूनिट, 4 पे 20 यूनिट, 6 पर 30 यूनिट और 8 पर 40 यूनिट और 10 पर हो जाएगा कितना, 50। सभी बिंदुओं को आपस में बना दिया तो ये जो बनेगा इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। और वहीं पर बाजार पूर्ति तालिका को जब हम वक्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो जो वक्र बनेगा उसी को बोलेंगे बाजार पूर्ति वक्र। ठीक है। फिर आता है पूर्ति फलन। पूर्ति फलन क्या, देखिए बाजार में कोई भी विक्रेता केवल कीमत को देख के ही वस्तु को नहीं बेचता। वस्तु को बेचने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातें हैं जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं, उन दोनों के बीच के संबंध, यानी कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और वस्तु की पूर्ति की मात्रा, इन दोनों के बीच के संबंध को बोलते हैं पूर्ति फलन। और जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले वो जो प्रमुख कारक है वो है वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमतें हो गई, उत्पादन के साधनों की कीमत होगी, उत्पादन की तकनीक है, फर्मों की संख्या है, फर्म का उद्देश्य है, भविष्य में संबंधित कीमत और सरकारी नीतियाँ। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। इनको एक एक करके अगर समझते हैं तो इसको बोलते हैं वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारक। सबसे पहले कीमत। किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु की पूर्ति को सबसे पहले प्रभावित करती हैं। प्रत्येक विक्रेता वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है तो अधिक मात्रा बेचना चाहता है ताकि उसकी लाभ की प्राप्ति ज़्यादा हो। वस्तु की कीमत कम होने पर कम मात्रा बेचना चाहता है क्योंकि उस समय वस्तु की लाभ कम हो जाता है। नंबर 2, संबंधित वस्तु की कीमतें। संबंधित वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे उत्पादक की वस्तुएं प्रभावित होती हैं। और उत्पादक अगर चाय बेचता है तो कॉफ़ी की कीमतें चाय को प्रभावित करेंगी। तो यहाँ पर संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ने या घटने पर हमारी वस्तु की पूर्ति जो है कम या ज़्यादा हो जाती हैं। उत्पादन के साधनों की कीमत। वस्तु का उत्पादन वस्तु की पूर्ति निर्भर करता है। वस्तु की पूर्ति के लिए वस्तु का उत्पादन होना, उत्पादन के लिए उत्पादन के साधन चाहिए।
अगर उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है, ऐसे लाभ कम होता है, कम लाभ पर पूर्ति कम हो जाती है। यानी कि साधनों की कीमत का बढ़ना या घटना वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। तकनीकी स्तर, अगर उत्पादन की तकनीक पुरानी है तो लागत बढ़ जाएंगी, घाटा होगा, घाटे पे कम पूर्ति होगी। अगर उत्पादन की तकनीक नई होंगी तो नई तकनीक पे लागत की कमी आती है और लागत की कम होने पर लाभ बढ़ता है, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी और पूर्ति भी बढ़ेगी। फर्मों की संख्या, एक बाजार में किसी भी निश्चित वस्तु की उत्पादन करने के जितने ज़्यादा विक्रेता या फर्म होंगे या उत्पादक होंगे उतने ही ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होगा और पूर्ति बढ़ेगी। फर्मों की संख्या कम होती चली जाएंगी तो पूर्ति की मात्रा में भी कमी आएगी। फर्म का उद्देश्य, अगर फर्म का उद्देश्य है लाभ कमाना तो ज़्यादा कीमत पर वो अधिक मात्रा पूर्ति करेगा, बेचेगा, कम कीमत पर कम करेगा। लेकिन अगर फर्म का उद्देश्य है कि केवल पूर्ति की मात्रा को बढ़ाना और सामाजिक के न्याय के लिए काम करना, सामाजिक हित के लिए काम करना, तो कम कीमत पर भी अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार रहेगा। भविष्य में संबंधित कीमत, एक उत्पादक को अगर लगेगा आने वाले समय में वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो वर्तमान में वस्तु की पूर्ति कम कर देगा। वहीं पर उत्पादक को लगता है कि आने वाले समय में वस्तु की कीमतें जो है कम होने वाली हैं तो वर्तमान में पूर्ति की मात्रा बढ़ा देगा। सरकारी नीति, सरकार का टैक्स और सब्सिडीज रिलेटेड नीति भी उत्पादक की पूर्ति को प्रभावित करता है। फिर आता है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम सीधा है। पूर्ति का नियम क्या होता था? पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच के संबंध स्थापित करता है। पूर्ति का नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब साफ है कि वस्तु की कीमतें अगर बढ़ती चली जाएंगी तो पूर्ति की मात्राएं बढ़ेंगी। जैसे वस्तु की कीमत 10 है तो पूर्ति हो रही है 100 यूनिट। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ जाएंगी तो पूर्ति की मात्राएं बढ़ेगी। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध होता है। ठीक है, तो बात है पूर्ति का नियम कम लागू होता है। देखिए, जब पूर्ति के नियम की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच की बात करते हैं। मतलब साफ है कि कीमत के अतिरिक्त अन्य जो कारक है उन सभी कारक स्थिर होना जरूरी है। अन्य कारकों को ही मान्यता में गिना जाता है। जैसे बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की आय के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर होनी चाहिए। तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकारी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और क्रेता विक्रेता की रुचि, आदत, फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब ये सभी कारक अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे तभी पूर्ति का नियम काम करता है। तो बात आती है क्या पूर्ति का नियम हर जगह लागू होता है? तो आंसर होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पर पूर्ति का नियम काम नहीं करता है। जैसे कृषि की वस्तुएँ। कृषि की वस्तुएँ एक ऐसी वस्तुएँ हैं जिसको अनिवार्य वस्तु में माना जाता है और सरकार हमेशा कहती है कि वस्तु की कीमतें कम से कम होनी चाहिए और इसलिए वस्तु की कीमतों को कम रख के अधिक से अधिक मात्रा बेचना पड़ता है। यहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं हुआ। नाशवान वस्तुओं पर, नाशवान मतलब जो जल्दी नष्ट हो जाती है, सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, यहाँ पर वस्तु की कीमतों की बढ़ने का वेट नहीं गिर सकता तो सामान खराब हो सकता है। तो यहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब जो मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आता है पूर्ति में परिवर्तन। जब हम पूर्ति में परिवर्तन की बात करते हैं तो कीमत के कारण भी, अन्य कारकों के कारण भी वस्तु की पूर्ति में प्रभावित होता है। तो कीमत के कारण पूर्ति में प्रभावित होने से वस्तु पूर्ति वक्र का संचलन होता है और कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है और पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह, यानी कि यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन के दो कारक हैं। पहला कारक है वस्तु की कीमत के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण पहला कारक, और दूसरा कारण होता है वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण। तो यहाँ पर अन्य कारकों में परिवर्तन होगा तो पूर्ति वक्र का क्या होता है? पूर्ति वक्र का होता है खिसकाव, यानी कि पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के ऊपर या नीचे की ओर खिसक जाता है। और कीमत में परिवर्तन के कारण होता है पूर्ति वक्र का संचलन, यानी कि पूर्ति वक्र वही रहता है, बस ये ऊपर और नीचे की ओर अपनी जगह पर क्या होता है, ऊपर नीचे थोड़ा भटकता रहता है, जगह नहीं छोड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले है कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र पर संचलन।
अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और अन्य कारक स्थिर रहे, यानी कि अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना आय में, ना प्रतिस्थापन वस्तुओं में, ना भविष्य से संबंधित, ना तकनीक में, किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो केवल कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है, पूर्ति में विस्तार और पूर्ति का संकुचन। पहला होता है पूर्ति का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मान लो वस्तु की कीमत पहले थी 10 रुपये और अब बढ़ के हो गई 20 रुपये, तो वस्तु की कीमत अगर पूर्ति हो रही थी 100 यूनिट की, तो बढ़ के अब कितनी हो जाएगी 200 यूनिट। यानी कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो देखिए पहले यहाँ पर थी कीमत, तो मांग की पूर्ति की मात्रा यहाँ आ रही है। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ गई, यानी कि 10 से 20 हो गई, तो पूर्ति की मात्रा बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर पूर्ति जो वक्र होता है वो इस पॉइंट से ऊपर की ओर जरूर चढ़ गया, लेकिन अपना जगह नहीं छोड़ा। पूर्ति वक्र वही है। इसी का उल्टा होता है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का संकुचन का मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमत में कमी के कारण, जैसे वस्तु की कीमत पहले थी, ठीक है, 10 रुपये, अब कम होगी, कितनी होगी 5, और वस्तु की पूर्ति थी 100 यूनिट, अब होगी कितनी 50। यानी कि वस्तु की कीमत पहले इस कीमत पर यहाँ पर पूर्ति हो रही थी, अब वस्तु की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई। जैसे वस्तु की कीमत में कमी हो गई, वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी कमी, पूर्ति वक्र ऊपर से संचलित होगी, कहाँ गया नीचे, इसको बोलते हैं संकुचन होना। तो ये तो हो गई कीमत में परिवर्तन के कारण। लेकिन अगर कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन हो गया, तो ऐसे में पूर्ति वक्र का क्या होता है, खिसकाव होता है। और ये जो परिवर्तन होता है दो प्रकार से होता है, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। यहाँ पर कीमतें स्थिर रहती हैं, कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पहला है पूर्ति में वृद्धि। अगर अन्य कारक वस्तु की कीमत समान रहने पर कीमतों में कोई प्रभाव नहीं है, जैसे वस्तु की कीमतें पहले थी 10 रुपये, अब भी 10 रुपये है, तो पूर्ति की मात्रा पहले 100 थी, अब बढ़ के कितनी होगी 200। मतलब कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु की पूर्ति जरूर बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि तकनीक बढ़ गई होगी, तकनीक में परिवर्तन आ हो गया, फर्मों की संख्या बढ़ गई होगी, या फिर स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी हो गई होगी। कोई भी कारण हो सकता है जिससे वस्तु की पूर्ति की मात्रा बिना कीमत में परिवर्तन के क्या हो जाती है। तो ऐसे में जैसे कीमत अपनी जगह पर है, पहले पूर्ति यहाँ हो रही थी, अब पूर्ति यहाँ पर, तो पूर्ति वक्र ने अपनी जगह छोड़ा और आगे की ओर खिसक गया। और ये तब होता है जब तकनीक में परिवर्तन होता है, उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन होता है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है, उत्पादक के उद्देश्यों में परिवर्तन होता है। कई सारे कारक हैं जिसके कारण वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। अब इसी के साथ साथ वस्तु की पूर्ति में कमी भी देख लीजिए। वस्तु की पूर्ति में कमी तब होती है जब कीमत समान रहे, और कीमत समान होने की स्थिति में वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाए। और ये तभी होता है जब तकनीक पुरानी होती है, साधनों की कीमत में वृद्धि हो जाती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, उद्योग में फर्मों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में पहले वस्तु की 3 रुपये होने पर वस्तु की पूर्ति यहाँ होती थी, अब वस्तु की पूर्ति घट के क्या हो गई, यहाँ पर हो गई। यानी कि पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के ऊपर की ओर खिसक गया। ऐसे में पूर्ति की मात्रा में क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसी कमी को हम बोलते हैं पूर्ति में कमी का होना। ठीक है, तो सब कुछ हमने देखा, पूर्ति में परिवर्तन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे मेन है कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। कितना, पूर्ति का नियम ये नहीं बताता है। लेकिन अगर पूर्ति की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की कीमत में भी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, तो उसके बीच में संबंध पता होना चाहिए। तो उसके लिए पढ़ा जाता है पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है ES। ठीक है, तो पूर्ति की लोच क्या है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन के बीच का जो संबंध होता है, का माप होता है, उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। मार्शल ने कहा था पूर्ति की लोच से विपर्य कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति में होने वाला परिवर्तन है। यानी कि कीमत में परिवर्तन हुआ तो पूर्ति में भी परिवर्तन हुआ होगा। कितना परिवर्तन हुआ उसका मात्रात्मक माप होता है पूर्ति की लोच।
इसके लिए एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, वस्तु की पूर्ति में जो अनुपातिक परिवर्तन होना यानी कि प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको भाग कर देते हैं वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो भी आएगा उसी को बोलेंगे पूर्ति की लोच। ठीक है, आज पूर्ति की लोच की जब बात करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं पूर्ति की लोच की, तो पूर्ति की लोच कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इस प्रकार इसको 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है पूर्णतः लोचदार पूर्ति, जहाँ पर लोच बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनेटिव होती है। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, लोच 1 से ज़्यादा होती हैं। इकाई लोचदार पूर्ति 1 के बराबर होती हैं। इकाई से कम 1 से कम पूर्ति होती हैं। और पूर्णतः बिलोचदार यानी कि पूर्ति 0 के बराबर होती हैं। तो 5 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। पहला, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी, यानी कि कीमतें अपनी जगह पर ही है, कीमतों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, तो लेकिन वस्तु की पूर्ति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब कीमतें स्थिर रहे, अपनी जगह पर परिवर्तन ना हो, और वस्तु की पूर्ति में मान लो परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में 0 से किसी चीज़ को भाग कर देंगे तो आंसर इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है? इन्फिनेटिव, यानी कि यहाँ पर हमारा जो पूर्ति लोच है अनंत हो जाता है। और इस स्थिति में जो पूर्ति वक्र बनता है वो एक्स एक्सिस के समानांतर बन जाता है, क्योंकि कीमतें स्थिर होती हैं, केवल पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो रही है। दूसरी स्थिति होती है किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से ज़्यादा होता है। मान लीजिए वस्तु की कीमत में जो है 10% का परिवर्तन हो रहा है, वहीं पर वस्तु की पूर्ति में जो है 15% का परिवर्तन हो जाता है। ऐसे में 15 को अगर 10 से भाग कर देंगे तो यह 1.5, यानी कि जो पूर्ति आ रहा है 1 से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में जो वस्तु की पूर्ति वक्र होता है थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ रहता है, जिससे वस्तु की कीमत में परिवर्तन देखिए, गैप देखिए, पूर्ति की मात्रा के बीच में गैप ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। नेक्स्ट वन है इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उतना ही वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब दोनों में समान परिवर्तन होता है तो पूर्ति वक्र बिल्कुल 45 डिग्री पे बन जाता है और वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति की मात्रा के बीच में एक बराबर गैप नज़र आता है, बिल्कुल सीधा 45 डिग्री पे बन रहा है। इकाई से कम लोचदार पूर्ति चौथी स्थिति है। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है कम होता है, यानी कि कीमतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है कम ज़्यादा, लेकिन पूर्ति कम परिवर्तित हो रही है। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति निकल के आएगा, देखिए ES इक्वल टू जो होता है 8/10 करेंगे तो ये आएगा 0.8, यानी कि यहाँ पर पूर्ति की लोच 1 से कम है। हम क्या कर सकते हैं, तो ये होगी पूर्ति की वस्तु की कीमत में परिवर्तन और ये पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, तो थोड़ा सा स्लाइटली अप होता है, जिससे ये गैप इस तरह से हो जाता है कि कीमत ज़्यादा और पूर्ति कम। नेक्स्ट, पूर्णतः बिलोचदार पूर्ति। पूर्णतः बिलोचदार पूर्ति एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है 10%, लेकिन वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन 0 होता है, यानी कि 0/10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10, यानी कि ES हमारा क्या होता है 0 होता है। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र बनता है वो बिल्कुल बॉय एक्सिस के पैरेलल में बनता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ति में कीमत में परिवर्तन जितना भी हो रहा है उसकी तुलना में मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि पूर्ति लोच की गणना कैसे की जाती है। पूर्ति लोच की गणना करने के लिए अनुपातिक या प्रतिशत रीति का प्रयोग किया जाता है, जहाँ फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है वस्तु की कीमत में अनुपातिक यानी कि प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है ΔQ/ΔP मल्टीप्लाई P/ΔP। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ΔQ/Q मल्टीप्लाई बाय P/ΔP, या फिर हम लिख सकते हैं ΔQ/ΔP डिवाइडेड बाई Q/P। तो 3 स्थितियां हैं, एक ही फॉर्मूले को लिखने की तरीका अलग है लेकिन है एक ही फॉर्मूला, ध्यान रखें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर सबसे पहले
किसी वस्तु की 12 रुपये प्रति इकाई कीमत होने पर 500 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। कीमत बढ़कर 15 इकाई हो जाने से पूर्ति की मात्रा बढ़ के 650 इकाइयाँ हो जाती हैं। तो पूर्ति की लोच बताइए। देखिए, वस्तु की कीमत हमारे पास है रुपए में, वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी है। तो वस्तु की कीमत जब हमारे पास 12 रुपये थी तो पूर्ति हो रही थी 500 इकाई। वस्तु की कीमत हमारे पास क्या हो गई, बढ़ के 15 रुपये हो गई, तो पूर्ति हो रही 650 इकाई है। ठीक है, तो कीमत कितनी बढ़ गई, 3 रुपये से। पूर्ति की मात्रा कितनी बढ़ गई, 150 रुपये से। तो इसका मतलब होता है कि डेल्टा पी जो है 3 रुपये है और डेल्टा क्यू है हमारे पास कितने रुपए, 150 यूनिट। तो फार्मूला लगा दो, ES बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई P अपॉन डेल्टा P। तो पूर्ति में परिवर्तन हुआ 150 और पहले की पूर्ति कितनी है, 500 गुणा वस्तु की कीमत पहले थी 12 और कीमत में परिवर्तन कितना हो गया, 3। अब भाई इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 3 एकम 3, 3 4 12, 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 दहम 10, तो कितना हो गया, 4 3 12 बटे 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 1.2। मतलब हमारा जो पूर्ति है वो क्या है, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति है, एक से ज़्यादा लोच है। इसी चीज़ को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है, जैसे किसी वस्तु की 5 प्रति इकाई कीमत पर 600 इकाइयों की पूर्ति हो रही है और यदि कीमत बढ़ के 6 प्रति इकाई हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा में 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो पूर्ति की मात्रा है डेल्टा क्यू है वो कितना है, 25% है और जो कीमत है वो कितना है, पहले हमारे पास 5 थी अब 6 हो, 6 माइनस 5 यानी कि 1 रुपये। तो इस कीमत को भी प्रतिशत में बदल लेते हैं, तो ये हो गया 1 गुणा 100 बटे पुरानी कीमत कितनी थी, 5, तो ये 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, 20। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वस्तु की पूर्ति की लोच बराबर वस्तु की मात्रा में, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 25%, कीमत में कितना हुआ, 20%। तो 20 से 25 को भाग कर दो, कितना आ गया, 20 एकम 20, बचेगा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओ, ठीक है, 20 पंजे, तो ये हो गया 20 से भाग करेंगे 25 को, 20 एकम 20, बचेगा 5, पॉइंट लगाया, 0, 20 दूनी 40, बचेगा 1, 20 पंजे 100, यानी कि ये हो गया हमारे पास पूर्ति की लोच 1.25, यानी कि इकाई से ज़्यादा है। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो सारे। अगर आपको लगता है इस चैप्टर में कुछ छूट रहा है या कुछ समझ में नहीं आया तो बेझिझक बताइए, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और भी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। PDF चाहिए तो www.theeconomicsguru.com पे जाइए, आपको PDF भी मिल जाएगा। फेसबुक यूज़ करते हैं तो नकुल ढाली को फॉलो कर लीजिए और इंस्टा यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी नकुल ढाली को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट वगैरह मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।